हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो आपके चैप्टर में थ्योरम 1.1 है उसको करने जा रहे हैं। सो लेमा क्या होता है? लेमा का मतलब एक्चुअली होता है अ स्टेप टू अ थ्योरम। सो बेसिकली लेमा एक ऐसा मैथमेटिकल फैक्ट है या ऐसा मैथमेटिकल रिजल्ट है जिसको यूज़ करके आप किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं। सो इन इटसेल्फ ये एक थ्योरम नहीं होती है, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू प्रूव अनदर थ्योरम एंड उस थ्योरम को हम आगे पढ़ेंगे। नाउ बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, तब उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है विच इज़ a is equal to b into q plus r and r is greater than equal to 0 and less than b। इन रियलिटी आप इस चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेसिकली अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर को आप डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं, एंड फिर डिविडेंड को जब आप डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चन आता है उसको आप क्यू यहाँ पे बोल रहे हैं, एंड जो रिमाइंडर बचता है वो आर हो गया। तो ये ऑलरेडी आप काफ़ी पहले से ये चीज़ें कर रहे हैं, बट इसको एक फॉर्मलाइज वे में लिखा गया है। इट इज़ अ वेरी नोन फैक्ट, बट इसको बहुत ही फॉर्मल तरीके से लिखा गया है। द रीज़न जो मैंने आपको बोला था कि दिस पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज यूज टू प्रूव अनदर थ्योरम, सो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। इन रियलिटी इतना कुछ खास नया नहीं है ये आपके लिए। सो just to recap, a is equal to b into q plus r where r is less than b and it is greater than equal to 0। so रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, लेकिन वो जो डिवाइजर है उससे छोटा ही रहेगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास है एक नंबर 75 एंड आपके पास है दूसरा नंबर 5। सो ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड लेट्स अज्यूम 75 इज़ ए एंड 5 इज़ बी। तो अगर आप 75 को 5 से डिवाइड करेंगे सो आपके पास क्यू क्या आया 15 एंड ये रिमाइंडर क्या आया 0। व्हाट दिस मीन्स इज कि आप 75 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज b इंटू क्यू, सो दैट इज 5 इंटू 15 प्लस द रिमाइंडर विच इज 0। सो नाउ दैट यू नो दिस, आप 76 को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 5। सो 76 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 15 प्लस 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। सिमिलरली 77 क्या हो जाएगा 5 इंटू 15 प्लस 2 एंड सो ऑन। सो किसी भी दो नंबर को अगर आपको उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाना है तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से अगर एक नंबर डिवाइजर है एक नंबर डिविडेंड है, इस तरह से आपके बीच में रिलेशनशिप आएगा। नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके एक यूक्लिड्स एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम निकल के आता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसको यूज़ करके आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो सीरीज ऑफ स्टेप्स को आप एल्गोरिथम बोलते हैं, एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो ये स्टेप्स हैं इनका यूज़ करके आप दो नंबर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। सो यू कैन फाइंड द HCF, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग दिस। और HCF होता क्या है? HCF ऑफ टू नंबर्स इज द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ नंबर्स। सो HCF दो नंबर का ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर पाए। ना उसके स्टेप्स को पढ़ते हैं, एंड वंस वी रीड दिस उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको एकदम से याद हो जाएगा कि एल्गोरिथम क्या है। सो मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं C एंड D, एंड इन दो नंबर्स का आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि C और D में से बड़ा कौन है। सो लेट्स अज्यूम इस केस में C बड़ा है, C D से बड़ा है। सो आप C को D से डिवाइड करेंगे, जो बड़ा होगा उसको छोटे से डिवाइड करेंगे। सो C ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड, और D क्या बन जाएगा डिवाइजर। सो आपको इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू D इंटू क्यू प्लस आर, क्यू कुछ कोशेंट है एंड आर रिमाइंडर बच जाएगा, एंड रिमाइंडर क्या होगा D से छोटा होगा और 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। नाउ इन द केस कि रिमाइंडर 0 हो गया, इफ रिमाइंडर इज 0 देन आपको डायरेक्टली D मिल गया जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है C और D का। D इटसेल्फ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट मान लीजिए कि रिमाइंडर 0 नहीं रहा, इसका मतलब D ने कम्प्लीटली C को डिवाइड नहीं किया, तो फिर आप क्या करोगे D और R के बीच में यूक्लिड्स लेमा लगाओगे, and this process will go on and on and on until remainder becomes 0 in some step।
सो ये 3 स्टेप्स को यूज़ करके आप किसी भी 2 नंबर के बीच में एचसीएफ निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी एन एग्जांपल, तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। सो आपके पास 2 नंबर्स हैं 455 एंड 42, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या ट्राई करोगे, इनके बीच का सबसे बड़ा नंबर कौन है। सो 455 इज़ हायर, तो 455 आपका हो जाएगा डिविडेंड, एंड आपको इस फॉर्म में आप लिखेंगे 42 Q प्लस R। ना आपको Q और R फाइंड करना है, सो वी कैन डू दैट, ये आप रफ वर्क टाइप से कर सकते हैं। सो 45 ये हो गया 42, 35। सो आपके पास 10 हो गया कोशेंट, एंड रिमाइंडर क्या हो गया 35। नाउ सिंस रिमाइंडर 0 नहीं है, 35 है, सो आपको अब क्या करना है, 42 और 35 के बीच में डिवीजन लेमा लगाना है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि R हैज़ टू बी लेस देन B, सो 35 आपका डिवाइज़र रहेगा और 42 आपका डिविडेंड रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 42 इज इक्वल टू फिर 35 एज अ डिवाइज़र रहेगा। नाउ आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्योंकि रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, 35 और 7 में आपको वापस लगाना है। सो आप 35 इज इक्वल टू 7 times 5 is 35, remainder will be 0. Now इस स्टेप में क्या हुआ, रिमाइंडर इज 0। सो जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 है, दैट इज दिस स्टेप, उस स्टेप का जो भी डिवाइजर है दैट इज 7, इट विल बी योर HCF फॉर दीज टू नंबर्स 455 and 42. So that means 7 is nothing but HCF of 455 and 42. नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको बताता हूँ कि इसके इंटरमीडिएट स्टेप्स में जितने भी नंबर्स आपके आए हैं, वो जितने भी नंबर के पेयर्स हैं, उस नंबर के पेयर्स के लिए ये 7 जो है आपका HCF रहेगा। व्हाट आई मीन इज़ कि इस स्टेप में 455 और 42 का जो पेयर है डिविडेंड डिवाइज़र का, इसके लिए HCF 7 है, तो इंटरमीडिएट स्टेप में 42 और 35 का भी HCF 7 होगा। सो 7 इज़ ऑल्सो HCF of 42 and 35, एंड इवन लास्ट स्टेप को आप देखोगे तो 35 और 7 का भी जो HCF है 7 ही होगा। डेट मीन्स इट डजेंट मैटर वेयर यू स्टार्ट, जो लास्ट स्टेप में आपका HCF फाइनल निकल के आता है, उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स में भी जो पेयर ऑफ नंबर्स हैं, द पेयर ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर, उसका HCF वही सेम रहेगा। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर मैं आपको इनिशियली ये क्वेश्चन देता कि 42 और 35 का आप HCF निकालो, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करते तो आपके पास ये स्टेप आती, एंड देन फाइनली नेक्स्ट स्टेप आपकी ये आती, और 7 से आप मल्टीप्लाई करते 5 को, तो 0 रिमाइंडर आता। सो इट डजेंट मैटर आप इंटरमीडिएट स्टेप्स कहीं से भी स्टार्ट करें, आप एंड यही स्टेप में होने वाले हैं। इसलिए इंटरमीडिएट स्टेप्स में जितने भी पेयर ऑफ नंबर्स हैं उसके लिए HCF सेम रहेगा। नाउ पिछला एग्जांपल थोड़ा सिंपल था, इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़े बड़े नंबर्स हैं। सो व्हाट इट मीन्स इज कि अब हमारे पास थोड़े स्टेप्स ज़्यादा होंगे। सो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। सो अगेन आपको देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। सो 12576 इज द बिगर नंबर, सो वो क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड, एंड 4052 हो जाएगा डिवाइजर, एंड देन आपको फाइंड करना है कि कोशेंट क्या है एंड देन रिमाइंडर क्या है। सो अगेन बाय नॉर्मल डिवीजन मेथड आप फाइंड कीजिए। So that means 4052 into 3 plus 420. 420 is the remainder. Since 420 is not 0, so आप क्या करोगे, इन दोनों का अगेन पेयर बनाओगे। सो 4052 इज इक्वल टू, फिर आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में इसको लिखना है, एंड डिवाइजर विल बी 420। सो 420 into the number. So let's find out 4052 420. Now you can see that अगर 420 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4200 आएगा, एंड दिस नंबर is slightly less than 4200, so it could be 429 times. So let's see. So that's right. So 420 into 9 plus 272. We'll go down again. So again डिविडेंड हो जाएगा 420, डिवाइजर हो जाएगा हमारा पिछला रिमाइंडर दैट इज 272।
272 को 2 टाइम्स करेंगे तो इट विल बी हायर देन 420, सो इट विल बी 1 टाइम्स प्लस जो भी इनका डिफरेंस है वो हो जाएगा रिमाइंडर, दैट इज़ 148। अगेन आपको रिपीट करना पड़ेगा जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता। सो ये पेयर्स को आप वापस लेंगे। सो 272 इज इक्वल टू 148 अगेन 1 टाइम्स प्लस का डिफरेंस दैट इज 124। अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा तो आप रफ वर्क कर सकते हैं, बट इट इज़ प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगेन आप इन दोनों का पेयर लेंगे। सो 148 इज इक्वल टू 124 प्लस डिफरेंस इज 24। नाउ सिंस इट इज़ गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, हम बहुत नज़दीक आ रहे हैं अपने सोल्यूशन के। So again this pair 124 is equal to 24 into, now we know 24 times 5 is 120, so 24 5 times is 120 and remainder will be 4. So again 24 and 4, now you can see 24 और 4 के pair में 4 is a factor of 24, so that means next step में आपको HCF मिल जाएगा। So 24 is equal to 4 times what 6 plus 0, so we hit the step, so this is the step and this is the HCF। एंड जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था, ये जो 4 है ये इंटरमीडिएट के जितने भी डिविडेंड डिवाइजर पेयर है इन सब का HCF होगा। इसका मतलब दिस विल बी HCF ऑफ 124 एंड 24, 4 विल बी HCF ऑफ 148 एंड 124 एंड सो ऑन। सो अगर आपसे पूछा जाए कि 420 और 272 का HCF क्या है, सो दैट विल ऑल्सो बी 272 एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके लिए भी HCF इज 4। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर आपसे किसी भी स्टेप बीच वाले स्टेप में से नंबर्स को उठा के पूछा गया कि इनका HCF क्या है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ की जगह यहाँ से स्टार्ट करोगे, लेकिन यू विल अगेन गो थ्रू द सेम स्टेप्स टू रीच हियर। सो आपको ये बात अब समझ में आ रही होगी कि आप कहीं से भी स्टार्ट करें, चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, you will end up till here and 4 has to be the HCF of all these intermediary pairs। so इस बीच के जितने भी pairs हैं इनका 4 HCF होना ही है, because वो again and again same step से नीचे तक आएंगे। Now this is example 2, show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ये एक मॉडल क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे तरीकों में मिल जाएंगे जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है और आपको कुछ चीज़ें प्रूफ करनी है। तो इसमें आपको क्या दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए एंड उसमें अगर एक इवन इंटीजर हुआ अगर, तो वो उसका फॉर्म होगा 2q एंड अगर वो ऑड इंटीजर हुआ तो उसका फॉर्म होगा 2q plus 1। नाउ आप एक हिंट देख लीजिए कि ये जो फॉर्म है नंबर का वो फॉर्म कैसा है, 2q plus 1, दैट मीन्स if q is quotient, r is remainder, that is 1 here, then divisor क्या हो गया आपका b is equal to 2 हो गया। so आपको ऑलरेडी हिंट मिल गया है कि आपको किस फॉर्म में आपको यूक्लिड्स लेमा लगाना है। नो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप्स कैसे लिखेंगे आप कि लेट a be any positive integer। सो आपने a को ले लिया है विच इज़ पॉजिटिव इंटीजर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि a belonging to z, z meaning integers and a is greater than 0, a is positive। इस सेंटेंस को लिखना या इस सेंटेंस को लिखना एक ही बात है। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंगिंग टू, मतलब a बिलोंग करता है, ये सेट में यूज होता है। दैट मीन्स a जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है एक दूसरे सेट से, द सेट इज पॉजिटिव इंटीजर। सो इस स्टेटमेंट का मतलब होगा कि इट इज़ एन इंटीजर एंड इस स्टेटमेंट का मतलब होगा कि ये पॉजिटिव है। अगेन हमें a को क्या फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। सो इस फॉर्म में लाने के लिए आप जस्टिफिकेशन क्या दोगे कि टू प्रूव दैट एनी नंबर इज इवन, ना आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। एंड ये आप क्या लिखोगे, इसका रीजन क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं देन। तो आप क्या बोल रहे हो कि ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ ये इसका रीजन क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ लेट b इज इक्वल टू 2। तो आपने क्या बोल दिया कि b को 2 मानते हैं। इसका रीज़न क्या दे सकते हैं, बिकॉज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट इज इवन एल्स ऑड। सो आप रीजनिंग क्या दे रहे हो b को 2 लेने का, कि आप बोल रहे हो कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन होता है, नहीं तो वो ऑड होता है। सो आप ऐसे जस्टिफाई करो कि आप b को 2 क्यों ले रहे हो। सो a क्या होगा फिर, नाउ 2q प्लस r इस फॉर्म में आ गया एंड r के पास कंस्ट्रेंट क्या हो गई कि दैट इज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट r इज ईदर 0 या 1. इट हैज़ टू बी लेस देन 2, सो ये 2 नहीं हो सकता, सो इट इज ईदर 0 or 1. That means therefore a is equal to 2q or a is equal to 2q plus 1. so ये दो फॉर्म हो गए एक, ये a या तो 2q होगा, a या तो 2q plus 1 होगा. इसके लिए आप लिख सकते हो if a is equal to 2q it is even, because clearly आप देख रहे हो कि it is divisible by 2, and if a is equal to 2q plus 1 it is odd. So आपने क्या बोला कि अगर 2q plus 1 हो गया तो we can clearly see it is not divisible by 2, so it is odd. So इस तरह से आपने क्या बोल दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लें then it will be either even or odd and it will be of the form 2q or 2q plus 1. Now next example, example 3. Now example 3 पिछले example जैसा ही है. Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer. So पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या प्रूव करना था कि वो 2q plus 1 फॉर्म में है और वो इवन या ऑड है. इसमें क्या करना है आपको, आपको बोलना है कि अगर आपने पहले से ही कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया है तो उसका फॉर्म होगा 4q plus 1 4q plus 3. तो इन क्वेश्चन में आपको एक ऑलरेडी एक हिंट मिल जाता है कि आपको b क्या लेना है, b आपको 4 लेना है. ठीक है, सो आपको क्या बोलना है कि लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर. सेम जैसे हमने पिछले बार स्टार्ट किया था, a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है. आप पॉजिटिव इंटीजर क्यों ले रहे हो, पॉजिटिव ऑड क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पॉजिटिव नंबर्स पे लगता है, स्पेसिफिकली ऑड नंबर्स पे नहीं लगता. इट इज़ वैलिड फॉर ऑल. सो आपको जनरल से स्टार्ट करना पड़ेगा. आपको a को एक पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा एंड आप क्या बोलोगे उसको, नाउ देन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r क्या है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि r बिलोंगिंग टू 0, b. तो ये होता है क्लोज ब्रैकेट्स, मतलब 0 इज पार्ट ऑफ इट एंड b ओपन ब्रैकेट. इसको आप ओपन ब्रैकेट बोलते हो. इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है. दिस मीन्स दिस इज एन ओपन इंटरवल, उसमें b इंक्लूड नहीं होगा. दिस इज नथिंग बट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. सो ये अलग फॉर्म में कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे भी, या तो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्स में या तो किसी ओलंपियाड में, तो आप समझ जाओ कि इसका मतलब यही है. ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके सिलेबस में चाहे ना भी हो, मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करता रहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो. बट डोंट वरी, आपको अगर यूज़ करना है तो आप करें, नहीं करना है तो ना करें. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि r जो है b और 0 के बीच में है एंड ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की कंडीशन है, तो इसको लिखना आपको बहुत ज़रूरी है. एंड यहाँ पे आप रीज़न क्या देंगे, अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो आप ऐसे रीजनिंग लिख देंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बस तुक्का लगा रहे हैं. ये रीजनिंग राइट हैंड साइड में लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि यहाँ पे आप कुछ स्टेप्स लिखते हो एंड यहाँ पे रीजनिंग लिखते जाते हो अगर वैलिड रीजनिंग कुछ देनी होती है. तो अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, उससे जो स्टेप आया तो उसका आप रीजनिंग राइट हैंड साइड पे लिखते हो. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एंड इसको आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, बिकॉज इसी स्टैंडर्ड को आपके जो भी इन्विजिलेटर हैं, जो भी पेपर चेक करते हैं, वो भी यही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे. नाउ आपने ये फॉर्म दे दिया, अब आप क्या बोल रहे हो, एक और अजम्पशन ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 4q वाला फॉर्म चाहिए आपको. सो आप ऑलरेडी वो अजम्पशन ले लो कि लेट b इज इक्वल टू 4. नाउ b इक्वल टू 4 हो गया, देन क्या होगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस r. एंड अब r क्या हो जाएगा, 0 और 4 के बीच में होगा. दैट मीन्स क्या हुआ, r इज इक्वल टू या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3. सो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं. इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू ईदर 4q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 और a इज इक्वल टू 4q. तो ये 4 पॉसिबिलिटीज आ गई, 4 केसेस आ गए आपके पास कि ए के ऐसे 4 केस. नाउ आप इस अपने टारगेट को मत भूलिए. टारगेट क्या आपको है कि आपको बताना है कि ये जो ए है वो एक ऑड इंटीजर है एंड ऑड इंटीजर वाले जो भी रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे, 4q प्लस 1 4q प्लस 3. नाउ अगर आप देखोगे 4q प्लस 2, इसको आप 2 अगर कॉमन ले ले तो ऐसे लिख सकते हो 2q प्लस 1. द पॉइंट इज आप फिर इसको सेपरेटली ऐसे लिख सकते हो दैट 4q प्लस 2 and 4q are even, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 हैं. एंड रिमेनिंग वंस दैट इज 4q प्लस 1 and 4q प्लस 3 are odd. So 4q plus 1 and 4q plus 3 are what, odd. And this is how you have proved that कोई भी positive integer अगर odd हुआ then it will be of the form 4q plus 1.
and 4q plus 3. So finally in closing statement what you can write, hence a positive odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3. That's it, and this is how you have proved it. Now इस फॉर्मेट के ऊपर आपके पास बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ थोड़े हार्ड कुछ थोड़े सिंपल। नाउ एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 को आप अच्छे से समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो वापस देखिए इन वीडियोस को और इस टेक्निक पे थोड़ी मास्टरी लाइए, बिकॉज इसके बहुत सारे डिफरेंट अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पॉसिबल हैं। इन क्वेश्चंस को मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले वीडियो में डाल दूंगा, ताकि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से, इस पर्टिकुलर मॉडल से आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। एंड इन जनरल ये जो तरीका है चीज़ों को प्रूव करने का, ये मैथ्स में बहुत यूज़ होता है इन जनरल, प्रैक्टिकल वे में भी। एंड इस चीज़ को समझना आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा आगे की क्लासेस के लिए। नाउ दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल यूक्लिड्स डिविजन लेमा का, जो आपकी बुक में है। एंड ये एग्जाम्पल मुझे पर्टिकुलरली काफ़ी पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, नॉट वेरी प्रैक्टिकल, बट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि कभी कभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होते हैं एंड उस क्वेश्चंस को देख के आपको दिमाग लगाना होता है कि आपके मैथ्स के कौन से कॉन्सेप्ट लगाने हैं। क्योंकि एग्जाम्पल 4 आपके टेक्स्ट बुक के यूक्लिड्स डिविजन लेमा वाले सेक्शन के बाद दिया है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक हिंट है कि मुझे तो यही लगाना है। आप सपोज कीजिए कि एंड ऑफ द ईयर आपने इतने सारे चैप्टर्स कर लिए एंड आपके पास ऐसा ही, नॉट जस्ट दिस वन, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आता है, तब आप कैसे दिमाग लगाओगे कि मुझे यही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, आप कैसे दिमाग लगाओगे? सो अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में करना क्या है, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 420 और 130 का HCF निकालना है। सो दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 420 और 130 का आप HCF निकालो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब जब इतना ही सिंपल क्वेश्चन था तो इतने बड़े सेंटेंसेस क्यों लिखे गए आपके लिए, और हम इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम टाइम वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार में अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको दिमाग में नहीं आएगा कि आपको HCF लगाना है। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टुकड़ों में बांटना है, चीज़ों को समझना है और रेडी रहना है कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो आपको कैसे समझना है कि मुझे यहाँ पे HCF ही लगाना है। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फी। सो एक हलवाई है, उसके पास 420 काजू की बर्फी है, 130 बादाम की बर्फी है। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? Now ये जो हलवाई है इसको क्या करना है, एक ट्रे में ये सारे बर्फी, इसको बेच रही है रोड के साइड में सपोज कीजिए, एंड इसको बेचने के लिए क्या करना है, इसके पास एक ट्रे है, मान लीजिए इस तरह का ट्रे है, गोल सा ट्रे है, इस पर इसको बर्फ़ी रखनी है। एंड अज्यूम करते हैं कि बर्फ़ी इस तरह से है, एक छोटे छोटे स्क्वायर्स के फॉर्म में है। तो अगर आप एक बर्फ़ी रखोगे प्लेट पे तो वो इतना एरिया ले लेगी, ठीक है। दूसरी बर्फ़ी उसके साइड में रखोगे तो वो क्या, दिस एरिया प्लस दिस एरिया ये ले लेगी। एक और बर्फ़ी उसके साइड में रखोगे तो 1 2 3 ये 3 एरिया, इसका एरिया मगर मान लीजिए कुछ ए है, तो अभी ये जो बर्फ़ियाँ हैं वो कितना एरिया ले रही हैं, 3 ए ले रही हैं। इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको अज्यूम करना है कि दोनों बर्फ़ी का साइज़ सेम है, ये वाला जो एरिया है वो सेम है, साइज़ सेम है। सो ये जो एरिया है, जितना वो एरिया ट्रे पे लेंगी वो किसके इक्वल है, ये इंडिविजुअल नंबर ऑफ़ बर्फीज़ पे है। जितना वो नंबर ऑफ़ बर्फीज़ हैं वो उसका एरिया हो गया, यहाँ जैसे 3 हो गया। लेकिन अब उसको करना क्या है, इसको एक के ऊपर स्टैक भी करना है। इसका मतलब अगर मैं उसको इस एंगल से देखते हैं तो वो 3 बर्फ़ी मुझे कैसे दिखेंगी, ये एक ऐसे रखी है, ये एक बर्फ़ी ऐसे रखी है, एक बर्फ़ी ऐसे रखी है। अब इसको क्या करना है, स्टैक करना है। स्टैक करना मतलब एक के ऊपर एक लगाना, एक कॉलम जैसा बनाना, जिसके ऊपर इसने एक बर्फ़ी रख दी, एक और बर्फ़ी रख दी, एक और बर्फ़ी, ऐसे ऐसे पूरा ऊपर तक रखेगी। फिर ये इसके ऊपर एक बर्फ़ी, इसके ऊपर एक बर्फ़ी, इसके ऊपर एक, ऐसे ऐसे रखेगी। और मान लो, चलो आपको दूसरे रंग से बनाता हूँ मैं, कि ये हो गई बादाम की बर्फ़ी एंड ये वाली जो है उसकी काजू की बर्फ़ी है। सो क्योंकि काजू की बर्फ़ी 420 है तो उसके स्टैक्स भी ज़्यादा होने चाहिए, लॉजिक, तो मान लीजिए ये इसके थोड़े ज़्यादा स्टैक्स है। अब इसके पास ऑप्शन क्या है, इस पर्टिकुलर हलवाई के पास, कि इसको एक नंबर सेट करना है कि एक के ऊपर एक ये कितनी बर्फ़ी रखें ताकि ये जो सारे स्टैक का लेवल है वो सेम रहे। इसकी मर्जी है, ये इसको ऐसे रखना, ये क्वेश्चन भी है आपका। तो स्टैक शुड हैव द सेम नंबर, ये आपका क्या हो गया, कंस्ट्रेंट बोलते हैं इसको। कंस्ट्रेंट यानी ये आपकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपकी बाउंड्री क्या होगी कि ये जो नंबर ऑफ बर्फीज़ हैं पर स्टैक में, मान लीजिए यहाँ पे n बर्फीज़ हैं, ये n जो है ये आपको फाइंड करना है।
एंड आपके पास दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, एक तो सारे स्टैक का नंबर n ही रहेगा, कितनी बर्फीज है, और आपका मिनिमम एरिया होना चाहिए। नाउ मिनिमम एरिया का मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर ऑफ स्टैक्स है, उसको आपको कम करना है। करेक्ट, इस बात से आप सहमत है कि अगर मैं नंबर ऑफ स्टैक्स ये जो भी हैं इसको कम कर दूं तो जो एरिया लेगा वो फाइनली ट्रे में वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने 1 2 3 स्टैक रखे तो 3 एरिया लेगा, वो 4 स्टैक रखे तो 4 एरिया लेगा। करेक्ट, तो इसलिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टैक्स मिनिमाइज करना है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी इंस्टेड फॉर दिस पर्पस सो दैट इट हैज लीस्ट एरिया। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्चुअली मतलब क्या हो गया, लीस्ट नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड करने हैं आप। करेक्ट, अगर आपके नंबर ऑफ स्टैक्स अगर सबसे कम हो गए तो आपका एरिया भी लीस्ट हो गया। तो आपने देखा कैसे हिडन था एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन कैसे हिडन थी, ये आपको क्रैक करना था। ये इट वॉज नॉट दैट हार्ड, बट ऑब्वियसली आपको ये चीज़ क्रैक करनी थी। नाउ चलिए मानते हैं जो नंबर ऑफ स्टैक्स है इसको हम m बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं लीस्ट नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लीस्ट नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू m। इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके m स्टैक्स हैं, और उसमें क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ बर्फीज हैं वो क्या होगा, n होंगे सब में। इसका मतलब क्या हो गया, जो 420 और 130 बर्फीज हैं, n नंबर है सब में, इट विल बी इक्वल टू 420 प्लस 130। तो जितनी भी बर्फीज है उनको m स्टैक्स में रखना है और हर स्टैक में n नंबर होगा। अब क्योंकि m छोटा होना चाहिए सबसे, तो आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है, क्योंकि ये तो आपके पास फिक्स्ड है, ये तो आपके पास कितना हो गया 550, ये तो 550 बर्फीज हैं। तो ये तो फिक्स हो गया। इसका मतलब इस प्रोडक्ट को अगर आपको m को घटाना है तो आपको n बढ़ाना पड़ेगा। इसको जितना छोटा करोगे ये उतना बढ़ता जाएगा, तभी तो ये सेम रहेगा 550। तो अगर आप इस बात से मेरे से सहमत हैं तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जो n है इसको बड़ा से बड़ा करना है, इसको हाईएस्ट बनाना है। दैट मीन्स n शुड बी हाईएस्ट। एंड n हाईएस्ट क्या है, n ऐसा नंबर है कि 130 बर्फी भी वो सारे स्टैक्स में आ जाए इक्वली, और 420 बर्फीज भी सारे स्टैक्स में आ जाए इक्वली। इसका मतलब क्या होगा, n जो है इनका एक फैक्टर है, वो 420 का भी फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि आप जब बर्फियों को डिवाइड करोगे और स्टैक्स में लगाओगे और हर स्टैक में n होगा तो वो 420 को कम्प्लीटली डिवाइड भी करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये n इसका भी फैक्टर है, 130 का भी फैक्टर है, एंड क्योंकि वो हाईएस्ट होना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, इस स्टेज तक कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली आपको निकालना क्या है HCF, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा इतना दिमाग लगाना था। सो ऑब्वियसली अभी मैंने इतना टाइम लगाया इसको सॉल्व करने के लिए, जस्ट टू शो यू कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें आपको कैसे क्रैक करना है चीज़ें, कि कैसे आप HCF वाले क्वेश्चंस को ढूंढ के निकाल सकते हैं। सो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो 420 को वी विल राइट इट एज 130 इंटू 390 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर क्या है 30। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब 130 लिखोगे, 130 को क्या लिखोगे 30 इंटू 4 प्लस 10 हो जाएगा, एंड 10 और 30 वी नो कि अब आंसर आ ही चुका है। सो 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0 हो जाएगा, नो रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली ये जो 10 है, 10 इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि अगर वो 10-10 बर्फियाँ एक स्टैक में रखेंगी तो उसके पास कितने स्टैक हो जाएंगे, 55 स्टैक्स। तो ऐसे करके इसके पास 55 स्टैक्स हो जाएंगे, और यही मैक्सिमम नंबर है जो उसको एक स्टैक में रखना है ताकि सब इक्वल हो सके। तो इसका मतलब क्या है कि उसको हर एक स्टैक में 10 बर्फी से ज़्यादा नहीं रखना है, तभी वो हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फियाँ रख पाएंगी और उसके ट्रे का एरिया भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये टोटल 55 हो गए, और आपके पास ये जो n आया वो क्या हो गया 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपनी फीडबैक्स हमें कमेंट्स के ज़रिए दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से सॉल्व हो सकते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अनदर सेक्शन ऑफ द चैप्टर। So stay tuned. Bye bye.